प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आज हम संस्कृत की इस कक्षा में एक नए विषय के साथ मौजूद हैं, वर्ण विचार। विषय तो ऐसा है कि जब हमें पहली बार पहले दिन स्कूल में छोड़ के आया गया था तभी हमने इसके दर्शन किए थे, लेकिन इसकी ज़रूरत ताउम्र पड़ती रहती है। हम पढ़ते रहते हैं, आगे पढ़ाते रहते हैं, छोटे बच्चों को, बहन भाइयों को सिखाते रहते हैं, तो वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। एक ऊंची कक्षाओं में जाने के बाद होता क्या है कि हम इनको भूल जाते हैं, विस्मृति हो जाती है, क्योंकि रोजाना इनसे हमारा वास्ता नहीं पड़ता और हम इनका क्रम भी भूल जाते हैं। किसी 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ने वाले या किसी बीए में पढ़ने वाले बच्चे को ये कहा जाए कि आप पूरी वर्णमाला लिख दीजिए, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि क वर्ग पहले, ट वर्ग पहले आएगा कि त वर्ग पहले आएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, इसके बिना हमारा गुजारा नहीं होता। ये बात और है कि पहली कक्षा से शुरू होती है, इसलिए हम इसको बहुत आसान मान लेते हैं, है भी, लेकिन क्या है कि हमें बार बार इसकी दोहराई रखनी पड़ती है। तो आपको पता है कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण भाषा चाहे कोई भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, पंजाबी हो, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा बीज जिसके और टुकड़े हम ना कर सके उनको वर्ण कहते हैं। जैसे राम जा रहा है, राम जा रहा है या राम जाता है। देखो ये एक वाक्य है, इसको हमने टुकड़े किए, एक बन गया राम, एक बन गया जाता और एक हो गया है। अब हम इसमें भी टुकड़े कर सकते हैं, राम के रा और मैं। अब हम रा के भी टुकड़े कर सकते हैं, रे और आ। हम मैं के भी टुकड़े कर सकते हैं, मैं और ए। ये आपको वर्तनी बन गई, वर्ण विन्यास जिसको हम कहते हैं, करवाया भी हुआ है आपको। अब इसके और टुकड़े करो, अब इसका और टुकड़ा कुछ नहीं होता। अब जब इसके टुकड़े और नहीं होते तो इसका मतलब ये वर्ण है, ये वर्ण है, ये वर्ण है, ये वर्ण है, ये सारे वर्ण हैं। तो भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना हो उसको हमें वर्ण कहते हैं। सभी भाषाओं में वर्ण लगभग दो प्रकार के होते हैं। सभी भाषाओं में एक होते हैं स्वर, एक होते हैं व्यंजन। स्वरों से जो हम मात्रा में काम लेते हैं उनको स्वर कहते हैं। व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। दो भेद, वर्ण के दो भेद हैं, एक है स्वर और एक है व्यंजन। इनकी परिभाषा बहुत बार लिखी हुई है, की हुई है, आपको पता भी होनी चाहिए। स्वर जिनको बोलने में या जिनको उच्चारण करने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जो इंडिपेंडेंट है। जिनको उच्चारण करने में हमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, लिख लेना आप ये वीडियो रोक के। जिस वर्ण को बोलने में हमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे तो कहते हैं स्वर। और जिनको बोलने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े, इनको उच्चारण करने में इनकी सहायता लेनी पड़ेगी। देखो आपने क ख ग ये देखे होंगे, इनके नीचे हलंत लिखे लगे होते हैं हमेशा। वो इसलिए लगे होते हैं क्योंकि इसके अंदर ए मिला होता है, इसके अंदर ए है, तो ही हम बोल पाते हैं इनको। क ख ए के बिना हम इनका उच्चारण नहीं कर सकते। यानी व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, और स्वर वो होते हैं जिनको उच्चारण करने में, जिनको उच्चरित करने में, जिनका बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उन्हें कहते हैं स्वर। और जिनको बोलने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े उन्हें कहते हैं व्यंजन। अब स्वर कितने हैं? स्वर हमारे पास हैं, हिंदी में 11 हैं, जबकि संस्कृत में 13 हैं। हम संस्कृत की बात करेंगे तो 13 हैं। ए आ ई, ये आपने कॉपियों में साथ साथ लिख लेने हैं। री, ए आई, इनका उच्चारण भी गलत करते हैं बहुत सारे बच्चे, ए कहते हैं, ए आई, ओ, औ, ये है 2 4 6 7, 2 9 और 2 11। संस्कृत में जो दो हैं, अलग जो दो है वो मैं बता देता हूँ। एक तो है दीर्घ री और एक है लरी। ये संस्कृत में दो स्वर ज्यादा हैं। अब इन स्वरों में भी 5 जो स्वर हैं
वो ह्रस्व स्वर हैं, यानी छोटे हैं, ह्रस्व। वो कौन कौन से हैं आप अपनी कॉपी में लिखेंगे? ए, ई, उ, री और ली। बाकी सारे के सारे दीर्घ हैं। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा और ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। आप वीडियो रोक के इनको लिख लें। ह्रस्व है ए, ई, उ, री, री, ये 5, और बाकी जो 8 हैं आपके वो दीर्घ स्वर। ए, आई, ओ, औ ये दीर्घ स्वर हैं, क्योंकि इनकी संधि हो गई ए की ई के साथ है। ये ए बना और ए और उ मिलके और औ बनते हैं। आगे आपको संधि में समझाया जाएगा। ये आपने ये ध्यान रखना है कि संस्कृत में स्वर 2 ज्यादा हैं। एक तो जैसे ये इसका दीर्घ है, ये इसका दीर्घ है, ये इसका दीर्घ है, ऐसे संस्कृत में री, दीर्घ री भी है और एक लरी ज्यादा है। तो ह्रस्व जो है वो 5 है और दीर्घ स्वर 8 है। बाकी अब आ गया आपके व्यंजन। व्यंजन आपको पता है 33 व्यंजन है, वही हिंदी में है वही संस्कृत में। कवर्ग, कवर्ग का मतलब कैवाड़ी लाइन क, ख, ग, घ, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। वर्ग क्यों कहते हैं? वर्ग का मतलब ग्रुप, झुंड। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये 5 वर्ग हो गए। ये आपके स्पर्श भी कहते हैं, स्पर्श। ये व्यंजन का भेद है, स्पर्श। इन ये 25 हैं। एक में एक पंक्ति में 5 होते हैं और 5 पंक्तियां, तो 5 पंजे 25। ये आपके 25 हो गए स्पर्श। इनके बाद आपने पढ़े हैं य, र, ल, व। य, र, ल और व। ये अंतस्थ, इनको अंतस्थ बोलते हैं। अंतस्थ क्यों बोलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अंतस्थ इसलिए बोलते हैं कि जब इनको उनका हम उच्चारण करते हैं य, र, ल, व, मुंह से हमारे जो वाष्प है, हवा है, वो बाहर नहीं आती, इसलिए इनको अंतस्थ बोलते हैं। अंत का मतलब होता है अंदर, स्थ का मतलब होता है स्थित, अंदर ही स्थित रहती है। य, र, ल, व का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे मुख से हवा बाहर नहीं आती, अंदर के अंदर ही स्थित रहती है, इसलिए इनको अंतस्थ कहते हैं। अब है आपके श, श, स और है। इनके उच्चारण पर आपने हमेशा ध्यान देना है। यह है श, ये श, ये स और ये है। ये तालु, ये मूर्धा, ये दंत और ये आपका है। इनको हम कहते हैं ऊष्म, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं, ऊष्म का मतलब होता है गर्म, हमारे मुंह से गर्म हवा बाहर निकलती है, इसलिए हम इनको ऊष्म कहते हैं। 25 ये हैं, 4 आपकी ये हैं और 4 आपकी, यानी 33। ये आपके 33 व्यंजन पूरे हुए। व्यंजन कितने हैं? 33। स्पर्श कितने हैं? 25। अंतस्थ कितने हैं? 4। ऊष्म कितने हैं? 4। अब आपका ये पूरा 60 लगभग कंप्लीट है। हाँ, 2 और आपके रह जाते हैं जो आपने पहली कक्षा में पढ़े थे, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपने एक यहाँ अंग और एक अह, ये 2 और पढ़े थे, इनको हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह। जब वर्णों की बात आती है तो मैं बता देता हूँ कि स्वर कह देते हैं, एक व्यंजन कह देते हैं और एक अयोगवाह भी है भाई, अयोगवाह। इस प्रकार ये संस्कृत में 48 हैं। 13 ये हैं, 33 ये है, 46 और 2 अयोगवाह है। अयोगवाह 2 है। कौन कौन से हैं? अंग और अ है। अब आप एक बार फिर इसको हम रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले आपने वर्ण हमेशा ध्यान रखना है। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा भी, भाषा कोई भी हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो। अब आपने इंग्लिश की बात करें तो आपने लिखा एप्पल, APPLE। अब आपने इसके टुकड़े किए तो A, P, P, L और E। अब इसके और टुकड़े करो तो और कुछ नहीं होता। इसलिए जो हम यूं समझ सकते हैं कि जो हमें नर्सरी क्लास में जो पढ़ाया जाता है, ऊड़ा, आड़ा, ईड़ी, सस्सा, वो सारे के सारे आपके क्या है? वर्ण हैं। इसी तरह अलग अलग भाषाओं में
सबसे पहले हमें वर्ण ही पढ़ाए जाते हैं। तो भाषा की वो छोटी से छोटी इकाई जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, जिसके हम और उससे छोटे से छोटा पीस जो है, यानी जो बीज है भाषा का, वो वर्ण है। वर्ण के 3 भेद कह सकते हैं हम, 3 भेद हैं वर्ण के। वर्ण के 3 भेद हैं, कौन कौन सा? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अयोगवाह, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर कितने हैं? हिंदी में 11 हैं, संस्कृत में 13 हैं। ये मैंने हिंदी के आपको साथ साथ करवा दिए। हिंदी में है 11 और संस्कृत में 13। संस्कृत में 13 क्यों है? तो अतिरिक्त कौन से हैं? री और री अतिरिक्त हैं आपके पास। अब जो स्वर हैं, स्वर भी 13 तरह के हैं, लेकिन इनके अंदर 2 हैं। एक है हर्षव और एक है दीर्घ। 5 हर्षव हैं, 8 दीर्घ है। जो हर्षव का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जो मूल स्वर है उनको मूल स्वर भी कहते हैं। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर 5 हैं। हर्षो स्वर है, इन्हीं को मूल स्वर कहते हैं। देखो आ जो है वो ए और ए मिलके बना तो आ हो गया। ऐसे ई है, अब आप संधि करोगे तब आपको ये आएगा कि ई जमा में ई इज इक्वल टू ई, उ जमा में उ इज इक्वल टू उ, ये सारा आगे आएगा आपको। तो ये हर्षो है, ये दीर्घ है, ये 5 हर्षो। मूल स्वर भी 5 है, हर्षो स्वर भी 5 है। हर्षो को ही मूल कह देते हैं। दीर्घ स्वर 8 हो गए, उनके अतिरिक्त जो बच गए वो 8 हो गए। व्यंजन 33 हो गए, 25 तो ये स्पर्श हो गए, जो पूरी पंक्ति में 5-5 हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। एक पंक्ति में 5 होते हैं, 5 पंक्तियां हैं, इसलिए 5 गुणा में 5 25 हो गए। और आपके 4 अंतस्थ हो गए। अंतस्थ इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इनको उच्चारण करते हैं, जब इनको बोलते हैं तो हमारे मुंह की हवा अंदर ही रह जाती है, इसलिए उनको अंतस्थ कहते हैं। ऊष्म आपके 4 हैं, श, श, स और है। इनको ऊष्म इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इनको उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से श, श हवा जो है वो गर्म होकर निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म कहते हैं। और 2 आपके अयोगवाह हैं, अंग और अ है। अंग और अ अनुस्वार और विसर्ग लिख देंगे इनको। अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग, इनके बिना भी हमारा काम चलता नहीं। हिंदी में भी आता है, संस्कृत में भी आते हैं। हिंदी में जैसे अतः है, ये विसर्ग आती है, ऐसे पुनः है, यहाँ विसर्ग आती है। और बहुत सारे शब्द हैं जिनके साथ ये विसर्गों का प्रयोग होता है। इसलिए आपने अब हमेशा ये बात, ये चार्ट अपने दिमाग में फिट कर लेना है। इसको पक्की कॉपी पर साफ साफ लिखना है, विचार विमर्श करना है। हम जितना चर्चा करेंगे इनके ऊपर उतनी ही नई नई बातें आएंगी। रोजाना हम इनसे कोई नई बात सीखते हैं। हर बार जब हम भाइयों के साथ बैठते हैं, विद्वानों की किसी मंडली में बैठते हैं, तो इनके ऊपर चर्चा होती है कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, और आई, आई किस प्रकार का स्वर है, ऊ किस प्रकार का स्वर है। ऐसे ही आपसे अब ये पूछ लिया जाए कि स्पर्श कितने हैं। इनके अंदर आपसे स्पेशल प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो मैं बता देता हूँ। क्या पूछे जाते हैं कि स्पर्श कितने हैं, ऊष्म कितने हैं और अंतस्थ कितने हैं। या ये पूछ लिया जाता है कि वह किस प्रकार का व्यंजन है। अब आपने इसका उत्तर देना है। ए किस प्रकार का स्वर है, किस प्रकार का मतलब हर्ष है, दीर्घ है ये। और वह आपने यानी स्पर्श है, ऊष्म है कि अंतस्थ है, इस तरीके से ये पूछ लिए जाते हैं। स किस प्रकार का व्यंजन है, ग किस प्रकार का व्यंजन है, विसर्ग किस प्रकार का व्यंजन है। ये इस तरह से प्रश्न हमारे अक्सर पूछ लिए जाते हैं। उम्मीद है कि आप इसको अच्छा सा अपनी कापियों में लिखेंगे, सुंदर सुंदर लिखेंगे, इस पर अपने साथियों के साथ चर्चा करेंगे और खेल खेल में ये इसके रोजाना दोहराई रखेंगे। धन्यवाद।